हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं क्या। समान ज्ञान विविध पढ़ा रहे थे 17 नंबर चैप्टर, यानी कि बिहार के मिसलेनियस पढ़ा रहे थे। उसमें हम लोगों ने आधा खत्म कर दिया है और आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नदी किनारे बसे प्रमुख नगर पिछले क्लास में हम लोग बता चुके थे, ठीक है। जो नहीं देखें प्रीवियस क्लास देख लीजिएगा। ये सेकंड क्लास है विविध का, मिसलेनियस का, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं। बिहार के प्रमुख व्यक्तियों को उपनाम क्या है। बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। बिहार से एग्जाम में रहा तो बहुत ज़्यादा। पहला पूछा है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को क्या बुलाते हैं, तो उनको हम लोकनायक के नाम से बुलाते हैं। लोकनायक, लोकनायक जयप्रकाश, नाम में उनको लगा देते हैं लोकनायक, है कि नहीं। तो जयप्रकाश का उपनाम क्या है, लोकनायक है। राजेंद्र बाबू की बात करते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी क्या है, बिहार से ही है। इनको देश रत्न बोला जाता है क्योंकि इनको पहली बार बिहार से पहले व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न दिया गया था। कब गया था, तो 1962 में दिया गया था, 1962 में दिया गया था। इन्हीं को बोलते हैं अजात शत्रु बोला जाता है, अजात शत्रु के नाम से जानते हैं। और साथ में संत राष्ट्रपति बोलते हैं इनको, ऐसा राष्ट्रपति जो संत था। कितना अच्छा नाम, संत राष्ट्रपति, देवरत्न या अजात शत्रु, इनके 3 उपनाम है। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं अनुग्रह नारायण सिंह, अनुग्रह नारायण सिन्हा, ठीक है। इनके नाम बहुत सारा कॉलेज भी है, एन कॉलेज जिनको बोलते हैं, अनुग्रह नारायण सिंह कॉलेज है कि नहीं। तो डॉक्टर अनुग्रह नारायण क्या है, बिहार के बिहार विभूति के नाम से इनको जानते हैं। बिहार विभूति इनका दूसरा नाम है, बिहार विभूति, यानी को बोलते हैं बड़े साहब। क्या बात है, बड़े साहब इनका नाम है। और दूसरा नाम क्या है, बिहार विभूति, 2 नाम है इनका। क्लियर है। आगे बात करें डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की, जो क्या थे, हमारे बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, इनको बिहार केसरी के नाम से जानते हैं, बिहार केसरी, नॉट जुबान केसरी, ये बिहार केसरी, ओके। कुंवर सिंह की बात करते हैं तो कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह, इनको वीर के नाम से जानते हैं। आगे इनके नाम के आगे भी हम लोग डालते हैं वीर, है कि नहीं। इनका दूसरा उपनाम क्या है, वीर है। कुंवर सिंह का उपनाम वीर, या सिंपली आप बोल सकते हो वीर कुंवर सिंह, है कि नहीं। रामधारी सिंह दिनकर ये क्या थे, ये राष्ट्र कवि थे। राष्ट्र कवि क्योंकि बिहार के ताल्लुकात रखते हैं, उनको राष्ट्र कवि का दर्जा दिया गया, ठीक है। तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, जब इनका नाम लीजिए तो आगे में राष्ट्र कवि लगा दीजिए, ऐसे याद भी रहेगा आपको, उपनाम भी याद रहेगा, है कि नहीं। नागार्जुन, नागार्जुन भी क्या है, ये बिहार से ताल्लुकात रखते हैं, इनको बाबा के नाम से जानते हैं, बाबा नागार्जुन, समझ गए। जगजीवन राम, जगजीवन राम को बोलते हैं बाबूजी, इनका उपनाम क्या है, बाबूजी, जस्ट लाइक अ फादर, समझ गए, बाबूजी। फिर से पढ़ दे रहा हूँ, ज़्यादा तो है नहीं, इसको तो ऐसे याद हो जाएगा। पहला है राजेंद्र जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण के लोकनायक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बोलते हैं देश रत्न, अजात शत्रु और संत राष्ट्रपति। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा को बोलते हैं बिहार विभूति और साथ में बड़े साहब। डॉक्टर श्री कृष्ण जी को बोलते हैं बिहार केसरी। वीर कुंवर सिंह को बोलते हैं वीर, सॉरी कुंवर सिंह को बोलते हैं वीर। रामधारी सिंह दिनकर को बोलते हैं राष्ट्र कवि। और वही बात करते हैं नागार्जुन की, तो नागार्जुन को बोलते हैं बाबा और जगजीवन राम को बोलते हैं बाबू जी, याद रहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़ना है बिहार का प्रमुख व्यक्ति का जन्म स्थल। बहुत इंपॉर्टेंट मतलब जो व्यक्ति रहे हैं, व्यक्तित्व रहे हैं, जो बिहार से ताल्लुकात रखते हैं, उनका जन्म स्थान कहाँ है, हमारा जानना फर्ज है, ठीक है। और एग्जाम में भी आते हैं ये, ठीक है। एग्जाम में नहीं भी आए तो हमको जानना फर्ज है कि नहीं। तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, तो फिर भी ध्यान रखिए इसको, ठीक है, एज ए बिहारी होने के नाते। तो पहला है कर्पूरी ठाकुर। तो कर्पूरी ठाकुर जो है ये पितौजिया से, देखो इसको पढ़ने से क्या होगा, जिस जिस जिला से जिस बच्चे का आएगा उसको मोटिवेशन मिलेगा कि मेरे जिला से थे ये। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी उनको पता भी नहीं कि कर्पूरी सिंह हमारे यहाँ से थे या नहीं थे, है कि नहीं। तो जो जो बच्चे इसको पढ़ेंगे या जानेंगे तो उनको मोटिवेशन मिलेगा कि हमारे जिला से हैं, हमारे क्षेत्र से हैं, है कि नहीं। देखते हैं, तो स्टार्ट करें कर्पूरी ठाकुर का। तो कर्पूरी ठाकुर को हाल फिलहाल में दिया गया है, क्या दिया गया है, करंट पढ़ा हो तो आपको याद होगा कि बिहार सरकार ने क्या, मतलब बिहार के रहने वाले हैं, इनको भारत सरकार द्वारा क्या दिया गया, भारत रत्न का उपाधि दिया गया कर्पूरी ठाकुर को। क्लियर है। तो ये 2024 में दिया गया इनको। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्या पढ़ रहे थे हम लोग, कर्पूरी ठाकुर, हाँ, कहाँ से हैं, तो पितौजिया एक जगह है, कहाँ में, समस्तीपुर में, यानी समस्तीपुर से ताल्लुकात रखते हैं पितौजिया। राम वृक्ष बेनपुरी, राम वृक्ष बेनपुरी कहाँ है, बेनीपुरी से हैं, बेनपुरी से हैं, इनका नाम में ही बेनीपुरी लिखा था। बेनीपुर एक जगह है, वहाँ से है, कहाँ पड़ता है, मुजफ्फरपुर के अंदर है ये। रामधारी से दिनकर, ये सिमरिया से ताल्लुकात रखते हैं, मुंगेर जिला के सिमरिया से, सिमरिया। नेक्स्ट पढ़ते हैं फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु ये और ही हिंगना से ताल्लुकात रखते हैं, पूर्णिया जिला के अंदर है, और ही हिंगना पूर्णिया में है। नेक्स्ट पढ़ते हैं शिव पूजन सहाय, शिव पूजन सहाय ये अनकरा से हैं, ये कहाँ पड़ता है, अनकरा भोजपुर जिला के अंदर है, भोजपुर में है अनकरा, याद रहेगा। राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह, कितना लंबा नाम है, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह, ये सूर्यपुरा से ताल्लुकात रखते हैं, सूर्यपुरा, याद रहेगा। मोहनलाल महतो वियोगी, मोहनलाल महतो वियोगी ये कहाँ से ताल्लुकात रखते हैं, गया से ताल्लुकात रखते हैं, प्रॉपर टाउन से हैं, गया से ही है ये, गया जिला के अंदर। नेक्स्ट पढ़ते हैं पंडित राम चतुर मल्लिक,
पंडित रामचरित मल्लिक कहाँ, आमता से हैं। आमता कहाँ पड़ता है, दरभंगा के अंदर, आमता दरभंगा। पंडित राम चतुर मल्लिक, आमता दरभंगा। जानकी वल्लभ शास्त्री, जानकी वल्लभ शास्त्री जो है ये है मैगरा गया, गया में एक जगह है कौन सा, मैगरा, ये मैगरा से ताल्लुकात रखते हैं, नाम है जानकी वल्लभ शास्त्री। आगे बढ़ते हैं, गुरु गोविंद सिंह, तो गुरु गोविंद सिंह कौन नहीं जानता है, पटना से ताल्लुकात रखते हैं, पटना में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है अश्वघोष, अश्वघोष जो है ये पाटलिपुत्र से हैं, पटना के अंदर ही पाटलिपुत्र जगह है, ठीक है, वहाँ से ताल्लुकात रखते हैं अश्वघोष, ठीक है। श्री कृष्ण जी की बात करते हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री थे, पहले मुख्यमंत्री बिहार के, ये मुंगेर से ताल्लुकात रखते हैं, मुंगेर शहर से हैं, मुंगेर टाउन से ही है ये। विद्यापति की बात करते हैं, विद्यापति ये विस्फी से हैं, विस्फी एक जगह है वहाँ से ताल्लुकात रखते हैं, विद्यापति विस्फी, याद रहेगा। नेक्स्ट होता है मंडन मिश्र, मंडन मिश्र कहाँ से है, मंडन मिश्र महिषी, ये सहरसा के अंदर, महिषी एक जगह का नाम है, महिषी से ताल्लुकात रखते हैं सहरसा के अंदर, मंडन मिश्र। आगे बढ़ते हैं, वीर कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह कहाँ, जगदीशपुर से हैं, जगदीशपुर कहाँ पड़ता है, भोजपुर जिला के अंदर, याद रहेगा, भोजपुर के अंदर है जगदीशपुर, वहाँ से ताल्लुकात रखते हैं वीर कुंवर सिंह। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण, तो जयप्रकाश नारायण जो है ये सिताब दियारा से हैं, सिताब दियारा, सिताब दियारा से हैं, ये छपरा के अंदर पड़ता है, सिताब दियारा कहाँ है, छपरा के अंदर, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण सिताब दियारा से हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये कहाँ से हैं, ये सीवान जिले से ताल्लुकात रखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र बाबू सीवान से हैं, जीरादेई इनका जगह का नाम है, मतलब गांव का नाम होगा जीरादेई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के गांव का नाम क्या है, जीरादेई, और जीरादेई कहाँ है, सीवान के अंदर है। नागा अर्जुन वैद्यनाथ, ये सतलखा एक जगह है, वहाँ से ताल्लुकात रखते हैं, दरभंगा के अंदर कहा, सतलखा, सतलखा। देखिए चुनचुन पांडे, चुनचुन पांडे कहाँ, भागलपुर से, यानी भागलपुर टाउन से ही है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं जगदेव प्रसाद, जगदेव प्रसाद जो है एक कुरहारी से हैं, कुरहारी कहाँ पड़ता है, अरवल के अंदर पड़ता है, जगदेव प्रसाद कुरहारी अरवल। नेक्स्ट पढ़ते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये बिहटा से ताल्लुकात रखते हैं, बिहटा कहाँ पड़ता है, पटना जिले के अंदर आता है बिहटा, ठीक है, तो वहाँ से हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट पढ़ते हैं डॉक्टर विधान चंद्र राय, विधान चंद्र राय, ओके, डॉक्टर विधान चंद्र राय जो बांकीपुर से हैं, बांकीपुर ही पड़ता है पटना के अंदर। ये बांकीपुर जो है जगह जो आप देख रहे हो करबीघैया वाला जो पटना जंक्शन का इलाका है, उसको पहले बांकीपुर बोला जाता था, अब उसको बोलते हैं लोग क्या, करबीघैया या पटना जंक्शन बोलते हैं उसको, लेकिन पहले इसका नाम क्या था, बांकीपुर था, तो वहीं से ताल्लुकात रखते हैं डॉक्टर विद्याचंद्र राय, ठीक है। तो ये थे प्रमुख व्यक्तित्व, उनके मतलब जग कहाँ से ताल्लुकात रखते हैं वो था, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, बिहार के प्रमुख पुरस्कार और सम्मान, बिहार के प्रमुख पुरस्कार सम्मान, तो कौन कौन सा पुरस्कार दिया जाता है बिहार के अंदर, क्या लिखा हुआ, बिहार राजभाषा विभाग द्वारा ग्रंथ पुरस्कार के तहत दिए जाने वाले, बिहार राजभाषा विभाग द्वारा ग्रंथ पुरस्कार के तहत दिए जाने वाले पुरस्कार का नाम क्षेत्र, तो बहुत सारे नाम हैं, देख लेते हैं कौन कौन सा पुरस्कार जो बिहार सरकार देती है, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला जो पुरस्कार है उसका नाम क्या है, बिहार विषयक ग्रंथ पुरस्कार, पहला नाम क्या है, बिहार विषयक ग्रंथ पुरस्कार। लिखा हुआ बिहार की भूमि, प्राकृतिक संपदा, संस्कृति, भाषा, साहित्य, कला, जनजीवन पर लेखन हेतु दिया जाता है। ये जो अवार्ड दिया जाएगा बिहार की भूमि से रिलेटेड रखेंगे उनके लिए है, प्राकृतिक संपदा संस्कृति से रिलेटेड होगा, भाषा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, कला हो, और जनजीवन पर लेखन हेतु उनको दिया जाता है, ठीक है। कौन सा अवार्ड, बिहार विषयक ग्रंथ पुरस्कार। डॉक्टर डॉक्टर क्या लिखा, गियर्सन पुरस्कार, ये भी दिया जाता है बिहार सरकार द्वारा, ये बिहार की लोक भाषा यानी कि मैथिली और मगही में लिखित पुस्तकों के लिए दिया जाता है, याद रखना, ये सिर्फ 2 लैंग्वेज के लिए दिया जाएगा। डॉक्टर ग्रियर्सन पुरस्कार दिया था किसके लिए, मैथिली और मगही में अगर किताबें आप लिखते हैं तो दिया जाएगा आपको आपको अवार्ड। भिखारी ठाकुर पुरस्कार है, भिखारी ठाकुर पुरस्कार है भोजपुरी भाषा में लिखित पुस्तक के लिए, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको एग्जाम पूछ सकता है कि भिखारी ठाकुर पुरस्कार किस लैंग्वेज के मतलब बुक के लिए दिया जाता है, तो याद रखना आपको भोजपुरी के लिए। उससे पूछा गियर्सन पूछेगा तो गियर्सन में याद रखना मैथिली और मगही के लिए दिया जाता है, क्लियर है। लघु कथा पुरस्कार है, लघु कथाओं के लिए दिया जाएगा, सिंपल बात है। फिर डॉक्टर फादर कामिल बुल्के, डॉक्टर फादर कामिल बुल्के अवार्ड दिया जाता है किस क्षेत्र में, तो भक्ति साहित्य पर हिंदी में लिखित काव्य, नाटक, उपन्यास, शोध प्रबंधन, समालोचना और आदि विद्याओं के मौलिक ग्रंथ के लिए दिया जाता है, मतलब ऐसा कुछ किताब लिखे जो भक्ति से रिलेटेड हो, मतलब भगवान वगैरह से रिलेटेड रहेगा, उसके लिए आपको दिया जाएगा डॉक्टर फादर कामिल बुल्के, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट अवार्ड का नाम है विद्याकर कवि पुरस्कार, विद्याकर कवि पुरस्कार। इसमें क्या दिया जाएगा, राजभाषा के रूप में हिंदी के विभिन्न पहलुओं पर लिखित पुस्तक, यानी कि हिंदी से रिलेटेड आप पुस्तकें लिखती हैं, यानी कि हिंदी के बारे में आप लिखते हो तो आपको मिलेगा, हिंदी के विभिन्न पहलुओं पर जो किताबें लिखी जाएगी उसके लिए आपको दिया जाएगा विद्याकर कवि पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं अखिल भारतीय ग्रंथ पुरस्कार, अखिल भारतीय ग्रंथ पुरस्कार, ये किस लिए दिया जाएगा आपको, भारतीय संस्कृति पर कुछ लिखिए, आधुनिक भारतीय साहित्य पर कुछ लिखिए, राष्ट्रीय एकता पर कुछ लिखिए,
हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं सहित का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। मतलब हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य का तुलनांकन, मतलब कोई दूसरा, माना कन्नड़ में कोई चीज़ लिखा हुआ और हिंदी का कोई चीज़, उसको क्या आपको कंपेयर करके कुछ लिखिएगा तो उसको लिए भी दिया, यानी कंपेरिजन के लिए भी आपको दिया जा सकता है। ठीक है, तो किस लिए दिया गया? भारतीय संस्कृति, आधुनिक भारतीय साहित्य, राष्ट्रीय एकता, हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन, इन सब चीज़ों के लिए आपको दिया जाएगा अखिल भारतीय ग्रंथ पुरस्कार। ठीक है, और ये सारे थे भाषा से रिलेटेड था, कि राजभाषा विभाग द्वारा दिया था, जितने अवार्ड था ये राजभाषा विभाग द्वारा दिया था ग्रंथ पुरस्कार के रूप में, यानी कि किताब लिखने के तौर पे मतलब जो भी अभी हमने पढ़ा वो किताब लिखने के रूप में मतलब ये अवार्ड दिया जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट अवार्ड पढ़ते हैं। ये तो हो गया 7 अवार्ड किताब लिखने के लिए। नेक्स्ट जो अवार्ड है वो लिखा हुआ बिहार राजभाषा विभाग द्वारा ही दिया जा रहा है, लेकिन लिखा हुआ पड़े तो विभिन्न पुरस्कार है, मतलब किस क्षेत्र में दिया जाता है, कौन कौन सा पुरस्कार है, ये आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, ये भी जो है बिहार राजभाषा द्वारा दिया था। ये तो किस क्षेत्र में था, ये हमने जो पढ़ा वो ग्रंथ पुस्तक किस था, किताब लिखने के क्षेत्र में था। ठीक है, जो भी हमने 7 पढ़ा। अब आगे बढ़ते कौन कौन सा अवार्ड है जो किस किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, पहला आपका आता है चाणक्य पुरस्कार। पूछ सकता है कि चाणक्य पुरस्कार किस क्षेत्र में, तो राजनीतिक शास्त्र के बारे में आप लिखिएगा, तो राजनीति के बारे में चाणक्य शास्त्र। चाणक्य के शास्त्र क्यों चाणक्य पुरस्कार, क्योंकि चाणक्य जो थे वो बहुत क्या थे, महान राजनीतिज्ञ थे वो अपने राज्य के, है कि नहीं। फिर है नेक्स्ट है मंडन मिश्र पुरस्कार। तो मंडन मिश्र पुरस्कार दिया जाएगा धर्म और दर्शन के लिए दिया जाएगा, धर्म और दर्शन, उसके लिए मंडन मिश्र पुरस्कार। विद्यापति पुरस्कार आपको दिया जाएगा हिंदी में रचित लोक साहित्य के लिए आपको दिया जाएगा, लोक साहित्य जो किया हिंदी में लिखा हो उसके लिए आपको मिलेगा विद्यापति पुरस्कार। आर्यभट्ट पुरस्कार दिया जाएगा वो विज्ञान के क्षेत्र में, क्यों, क्योंकि आर्यभट्ट मैथमेटिशियन थे और साइंटिस्ट भी थे, इसलिए आर्यभट्ट पुरस्कार दिया जाएगा वो विज्ञान के क्षेत्र में। नेक्स्ट पढ़ते हैं उपेंद्र महारथी पुरस्कार। उपेंद्र महारथी पुरस्कार जो मिला जाएगा कला और शिल्प के क्षेत्र में। कला शिल्प का मतलब कोई चीज़ आप बनाते हो हाथों से, जैसे कि मूर्ति बनाने, सारे क्या शिल्प के क्षेत्र में आता है, तो कला और शिल्प के लिए दिया जाएगा आपको उपेंद्र महारथी पुरस्कार दिया जाएगा। अयोध्या प्रसाद खत्री पुरस्कार। अयोध्या प्रसाद खत्री पुरस्कार आपको हिंदी भाषा एवं लिपि के लिए दिया जाएगा। अगर हिंदी भाषा एवं लिपि में कुछ करते हो तो उसके लिए आपको दिया जाएगा अयोध्या प्रसाद खत्री पुरस्कार। नेक्स्ट है काशी प्रसाद जायसवाल पुरस्कार। इतिहास और संस्कृति के लिए आपको दिया जाएगा, इतिहास और संस्कृति से रिलेटेड कुछ लिखिएगा या कुछ कीजिएगा तो उसके लिए आपको ये अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, फिर से पढ़ते रहा हूँ, साथ यहाँ भी है चाणक्य पुरस्कार राजनीतिक शास्त्र के लिए, मंडन मिश्र पुरस्कार धर्म और दर्शन के लिए, विद्यापति पुरस्कार हिंदी में रचित लोक साहित्य के लिए, आर्यभट्ट पुरस्कार विज्ञान के लिए, उपेंद्र महारथी पुरस्कार कला और शिल्प के लिए, अयोध्या प्रसाद खत्री पुरस्कार हिंदी भाषा एवं लिपि के लिए, काशी प्रसाद जायसवाल पुरस्कार इतिहास एवं संस्कृति के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है भाई। आगे भी और अवार्ड हैं, ये साथ ही नहीं है, इसमें अभी और है, देख लीजिए कौन कौन सा अवार्ड है। 8वां अवार्ड है राज राधिका रमन प्रसाद से पुरस्कार। राजा राधिका रमन प्रसाद से पुरस्कार, ये आपको उपन्यास और कहानी के लिए दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं शिव पूजन सहाय पुरस्कार। शिव पूजन सहाय पुरस्कार आपको ललित निबंध स्मरण और यात्रा वृत्तांत लिखते, यानी कि कहीं यात्रा मतलब क्या, यात्रा वृत्तांत में कहीं घूमने गए उसके बारे में आप लिखा आपने, तो उसके लिए आपको दिया जाएगा शिव पूजन सहाय पुरस्कार। क्लियर है। राम वृक्ष बेनी पुरस्कार दिया जाएगा नाटक और रंगमंच के लिए। क्लियर है, नाटक और रंगमंच के लिए मिलेगा राम वृक्ष बेनीपुरी पुरस्कार। नेक्स्ट केदारनाथ मिश्र, जिसको बोलते हैं प्रभात पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं, केदारनाथ मिश्र पुरस्कार या उसको बोल देंगे प्रभात पुरस्कार। ये आपको काव्य के क्षेत्र में दिया, यानी कविताएं लिखोगे तो उसके लिए दिया जाएगा आपको। नेक्स्ट है नलिन बिलोचन शर्मा पुरस्कार। नलिन बिलोचन शर्मा पुरस्कार ये समालोचना के लिए दिया जाएगा, किसी की आलोचना या कोई क्या बोलते हैं, समालोचना का मतलब वही होता है किसी के बारे में कुछ बोलना या लिखना। ठीक है, तो समालोचना के क्षेत्र में दिया जाएगा आपको नलिन बिलोचन शर्मा पुरस्कार। गोरखनाथ सिंह पुरस्कार, गोरखनाथ सिंह पुरस्कार आपको दिया जाएगा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, जैसे चाणक्य पुरस्कार था वैसे यहाँ भी है गोरखनाथ सिंह पुरस्कार। ठीक है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा पुरस्कार आपको दिया जाएगा विधि साहित्य के लिए, ऐसा साहित्य जो नियम कानून से रिलेटेड होगा, विधि साहित्य मतलब यही होता है। ठीक है, विधि साहित्य के लिए आपको दिया जाएगा डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा पुरस्कार। नेक्स्ट जो अवार्ड है उसका नाम क्या है, अमरनाथ झा पुरस्कार। अमरनाथ झा पुरस्कार दिया जाएगा बाल साहित्य के लिए, यानी बच्चों के लिए आप साहित्य लिखोगे तो उसके लिए आपको दिया जाएगा अमरनाथ झा पुरस्कार। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ लक्ष्मी नारायण सुधांशु पुरस्कार। लक्ष्मी नारायण सुधांशु पुरस्कार ये आपको बोल रहा है कि हिंदी भाषा एवं साहित्य में संबंधित प्रकाशित शोध ग्रंथ के लिए, हिंदी भाषा एवं साहित्य से संबंधित प्रकाशित शोध ग्रंथ के लिए, यानी कि हिंदी भाषा रिलेटेड कुछ आप लिखते हो या उसके बारे में शोध करते हो, लैंग्वेज के बारे में। ठीक है, हिंदी के लिए तो मिलेगा आपको लक्ष्मी नारायण सुधांशु पुरस्कार। नेक्स्ट पढ़ते हैं गोपाल सिंह नेपाली पुरस्कार। गोपाल सिंह नेपाली पुरस्कार आपको नवगीत के लिए दिया जाएगा, नया नया गीत लिखोगे उसके लिए आपको दिया जाएगा गोपाल सिंह नेपाली पुरस्कार। लास्ट आया फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार, आपको दिया जाएगा आंचलिक कथाकृति के लिए,
आंचलिक कथा के अंदर गाँव से रिलेटेड कथा के बारे में आप कुछ लिखते हो तो उसको बोलते हैं आंचलिक कथाकृति। ठीक है, उसके लिए आपको दिया जाएगा फणीश्वरनाथ रेणु पुरस्कार। तो मुझे लग रहा है एक बार इसको रिपीट करना जरूरी है कि नहीं, क्योंकि भूल गए होंगे। इस वीडियो में रिपीट कर दे रहा हूँ। पहला चाणक्य पुरस्कार राजनीति शास्त्र के लिए, मंडन मिश्र पुरस्कार धर्म और दर्शन के लिए, विद्यापति पुरस्कार हिंदी मर्जित लोक साहित्य के लिए, आर्यभट्ट पुरस्कार विज्ञान के लिए, उपेंद्र महारथी पुरस्कार कला एवं शिल्प के लिए, अयोध्या प्रसाद खत्री पुरस्कार हिंदी भाषा एवं लिपि के लिए, काशी प्रसाद जायसवाल पुरस्कार इतिहास एवं संस्कृति के लिए। आठवां कौन है? आठवां जो पुरस्कार का नाम है राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह पुरस्कार उपन्यास और कहानी के लिए, शिव पूजन सहाय पुरस्कार ललित निबंध स्मरण एवं यात्रा वृत्तांत के लिए, राम वृक्ष वेणी पुरस्कार नाटक और रंगमंच के लिए, केदारनाथ मिश्र जिसको बोलते हैं प्रभात पुरस्कार ये आपको दिया जाएगा काव्य के लिए, नलिन बिलोचन शर्मा पुरस्कार समालोचना के लिए, गोरखनाथ सिंह पुरस्कार अर्थशास्त्र के लिए, डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा पुरस्कार विधि साहित्य के लिए, अमरनाथ झा पुरस्कार बाल साहित्य के लिए, लक्ष्मी नारायण सुधांशु पुरस्कार हिंदी भाषा एवं साहित्य संबंधी प्रकाशित शोध ग्रंथ के लिए, गोपाल सिंह नेपाली पुरस्कार नवगीत के लिए, साथ में फणीश्वरनाथ रेणु पुरस्कार आंचलिक कथा कृति के लिए आपको दिया जाएगा। बिहार के संग्रहालय की बात करते हैं। यहाँ पढ़ते हैं हम लोग बिहार में कौन कौन से संग्रहालय उसके बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। पहला संग्रहालय जो आता है पटना संग्रहालय, सबको तो दिमाग में यही आया संग्रहालय यानी कि पटना संग्रहालय। संग्रहालय मतलब कोई चीज़ों को क्या सुरक्षित रखा जाता है, पुराने चीज़ों को, है कि नहीं, उसी को बोलते हैं संग्रहालय। तो पटना संग्रहालय पटना, इसका स्थापना हुआ था 1915 ईस्वी में। पुरातत्विक संग्रहालय नालंदा, ये नालंदा के अंदर पुरातत्विक संग्रहालय में पुराने खंडर से निकले हुए चीज़ें या जो भी है मतलब हिस्टोरिकल चीज़ों को रखा गया है। ये इसको बनाया गया था 1917 में, पुरातात्विक संग्रहालय नालंदा। फिर है पुरातात्विक संग्रहालय वैशाली में भी है, ये बनाया गया था 1945 यानी कि 1945 में। गया संग्रहालय के नाम से है एक गया संग्रहालय। ठीक है, गया में है, जैसे पटना संग्रहालय है उसी से गया संग्रहालय, तो मिला दोनों को। पटना संग्रहालय बना था 1915 में, गया संग्रहालय जो बना है 1970 में बनाया गया था। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। जलान संग्रहालय, जैसे जलान शॉप देखो पटना के अंदर होता है जनरली, तो उसी नाम से आप याद रखो कि जलान संग्रहालय जो है ये पटना सिटी के अंदर है। ये 1954 में बनाया गया था जलान संग्रहालय 1954 में। नेक्स्ट है पुरातात्विक संग्रहालय। पुरातात्विक संग्रहालय जो है ये बोध गया के अंदर है। ठीक है, पुरातात्विक संग्रहालय बोध गया ये बनाया गया था 1956 में बनाया गया था। ठीक है, जैसे देखो पुरातात्विक संग्रहालय नालंदा पूछा तो 1917, पुरातात्विक संग्रहालय पूछा वैशाली तो 45, और वही पूछा पुरातात्विक संग्रहालय बोध गया तो ये 1956। मतलब एक तरह का सब अब अलग अलग करके याद कर लेना तो अब ईजी रहेगा, है कि नहीं। चंद्रधारी संग्रहालय, तो चंद्रधारी संग्रहालय दरभंगा के अंदर है, ये बनाया गया था 1967 यानी कि 1967 ईस्वी में बनाया गया था चंद्रधारी संग्रहालय, जो कहाँ है, दरभंगा के अंदर है। राजेंद्र स्मारक संग्रहालय, राजेंद्र स्मारक से पता ही चल रहा हो कि पटना के अंदर होना चाहिए, क्योंकि राजेंद्र कहाँ है, पटना के अंदर है। तो राजेंद्र स्मारक संग्रहालय जो है ये 1963 में बनाया गया था और ये पटना में है। नेक्स्ट पढ़ते हैं गांधी संग्रहालय। तो गांधी संग्रहालय कहाँ होगा, क्योंकि गांधी में पटना के अंदर है, तो गांधी संग्रहालय सोचना है कि गांधी में कहाँ होगा, पटना में ही होगा। तो गांधी संग्रहालय पटना के अंदर है, ये बनाया गया था 1967 में, 1967 में, जिस समय कौन सा बनाया गया था, चंद्रधारी संग्रहालय और गांधी संग्रहालय दोनों सेम ईयर बना है कि नहीं, 1967। फिर है नवादा संग्रहालय, नवादा के अंदर है ये बनाया गया था 1974 में बनाया गया था नवादा संग्रहालय। महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय, ये पड़ता है कहाँ, दरभंगा के अंदर है। महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय ये बनाया गया था 1979 से बनाया गया था, 1979 में बनाया गया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र, ये भी क्या है, एक तरह का संग्रहालय है, नाम सिर्फ अलग है। श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र ये बनाया गया था सन 1981 में। तो सोच लो बिहार के अंदर कितना सारा संग्रहालय है, यानी कि पुराने चीज़ को संयोग के रखा गया ताकि हमारे जो बच्चे हैं जो आने वाली पीढ़ी उसको ध्यान में रखे और उसके बारे में सीखे, है कि नहीं। तो फिर से मुझे लगता है रिपीट करना चाहिए। पटना संग्रहालय पटना के अंदर है, 1915 में बना था। पुरातात्विक संग्रहालय नालंदा ये 1917 में बना था। पुरातात्विक संग्रहालय वैशाली ये बना था 1945 में। गया संग्रहालय गया ये बना था 1970 में। जलान संग्रहालय पटना सिटी के अंदर है, 1954 में बना था। पुरातात्विक संग्रहालय बोध गया ये बना था 1956 1956 ईस्वी में। चंद्रधारी संग्रहालय यह दरभंगा में 1967 ईस्वी में बना था 1967। राजेंद्र स्मारक संग्रहालय पटना के अंदर ये बना था 1963 में। और गांधी संग्रहालय यह पटना के अंदर ये भी बना था, ये बना था 1967 यानी कि 1967 में भी बना था। बात करते हैं नवादा संग्रहालय, ये बना था 1974 में। महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय यह है दरभंगा में, ये बना था 1979 में। अब बात करते हैं श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र, ये बना था 1981 में। सबसे लास्ट वाला ये है, ठीक है। तो सारे आप याद रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में, बिल्कुल पूछेगा। नेक्स्ट बात है बिहार के प्रमुख समाचार पत्रों की बात करते हैं। तो बिहार में बहुत सारे समाचार पत्र मतलब चलाए गए थे, हिस्ट्री में भी और अभी भी चल रहे हैं कि नहीं। तो कौन कौन से मेन समाचार पत्र उसके बारे में जानना होगा आपको, ठीक है, और आइडिया भी होना चाहिए। पहला तो पूछ सकता है कि सर भी तैसी बाहर ये भी पूछता है, पिछले क्लासों को पढ़ाए भी थे कि पहला जो समाचार पत्र उसका नाम क्या है।
तो इसका नाम यही है। सर्वहितैषी बिहार में चलाया गया था। सन 1980 में चलाया गया था, पटना में चलाया गया था। आत्मकथा आया था 1970 में, ये भी पटना के अंदर चलाया गया। आज आया था, आज 1979 में आया था, 1979 में आया था पटना, और उसके अलावा भी अन्य शहरों में चलता था आज 1979 में। प्रदीप आया था एक, हम लोग हाँ मैंने आज देखा है, आज का देखा है। प्रदीप की बात करते हैं। प्रदीप जो है ये चला था 1947 1947 में चला था, शायद आज अभी भी चलता है कि नहीं। तो प्रदीप चलता था 1947 में आया था, ये पटना में चला था। जब आज़ादी हुआ था भारत तब आया था क्या, 1947 में प्रदीप आया था। फिर आया नवीन भारत, ये भी आया था कब, 1947 में ही आया था, पटना में ही चलता था ये पेपर, ठीक है। फिर आता था विश्वमित्र, 1948 में आया था, ये भी क्या पटना के अंदर चलता है। विश्वमित्र जनशक्ति ये आया था 1960 ईस्वी में, ये भी कहाँ का चलता है, पटना के अंदर ही। यानी कि सब के सब पटना में, सिर्फ एक याद रखो, बेगूसराय के अंदर सिर्फ एक है। चलो उसको पढ़ ही लेते हैं। बेगूसराय टाइम्स के नाम से आता था तो याद रहेगा, 1981 में आया था, बेगूसराय में सिर्फ चलता था, ठीक है। बाकी जितने न्यूज़पेपर होंगे सिर्फ और सिर्फ पटना में चलेगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं पाटलिपुत्र टाइम्स, ये आया था 1985 में। नव भारत टाइम्स जो है ये आया था, भी आया था 1985 में। नव भारत टाइम्स अभी भी लगता है चलता है। हिंदुस्तान ये आया था 1986 में, इंपॉर्टेंट है बिहार के अंदर। हिंदुस्तान आया था 1986 के अंदर, अभी भी चलता है ये। अमृत वर्षा ये आया था 1987 में, 1987। फिर मौर्य बिहार करके आया था, संध्या का आता था, मौर्य बिहार संध्या, ये आता था 1988 में निकला था ये। संध्या प्रहरी के नाम से आया है, 1992 में आया था ये। और फिर बेगूसराय टाइम्स जो 1981 में आया था। फिर से पढ़ देता हूँ। पहला पूछेगा तो याद रखना ये 1880 वाला सर्वहितैषी याद रखना आपको, ठीक है। तो सर्वहितैषी इतना तो आइडिया हो कि पटना में कौन है, बेगूसराय में कौन है, ठीक है। तो मैं सिर्फ इस भी पढ़ दे रहा हूँ। तो सर्वहितैषी 1980 में, आत्मकथा 1970 में, आज आया था 1979 में, प्रदीप आया था 1947 में, नवीन भारत आया था 1947 में, विश्वमित्र आया था 1948 में, जनशक्ति आया था 1960 में, पाटलिपुत्र टाइम्स आया था 1985 में, नव भारत टाइम्स आया था ये भी 1985 में, हिंदुस्तान आया था 1986 में, अमृत वर्ष आया था 1987 में, मौर्य बिहार संध्या जो आया था 1988 में, और संध्या प्रहरी जो था ये 1992 में आया था। साथ में बेगूसराय टाइम्स जो है 1981 में आया था। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी दैनिक, यानी कि अंग्रेजी में भी न्यूज़पेपर आते थे, जैसे कि सर्चलाइट। सर्चलाइट याद रखना है, पहला न्यूज़पेपर यही होगा, 1918 में आया था। सिर्फ और सिर्फ पटना में चलेगा, जितने भी अंग्रेजी के संपादक हैं वो सिर्फ पटना में चलेंगे। क्लियर है। तो पहला है सर्चलाइट 1918 में। हिंदुस्तान टाइम्स ये अभी भी चलता है, ये आया था 1986 में। टाइम्स ऑफ इंडिया ये भी चलता है, ये आया था 1986 में। इंडियन नेशन करके आता है, इंडियन नेशन ये भी चलता है अभी, पता नहीं इंडियन नेशन चलता है कि नहीं, लेकिन याद रखना है कुल 4 न्यूज़पेपर हैं जो अंग्रेजी में बिहार के अंदर चलते हैं या चलता था। सर्चलाइट 1918, हिंदुस्तान टाइम 1986 और टाइम्स ऑफ इंडिया 1986, ठीक है। अब उर्दू में भी आते थे बिहार के अंदर, क्या है माइनॉरिटी मुस्लिम लोग भी बिहार में है कि नहीं। तो देखते हैं उर्दू भी समाज दैनिक भी था, जैसे कि कौन कौन है। और ध्यान रखना उर्दू वाला भी सब क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ पटना के अंदर चलेगा। देख लो है कि नहीं। देखते कौन कौन है। साथी ये आया था 1989 में। फिर सदा ए आम 1942। फिर है रहराड जो आया था 1969 में। सदाकत फिर आया था। इतिहाद ए वतन 1946 में आया था। कौमी तंजीम करके आया था, कौमी तंजीम 1964 में। फिर आया पिंडार, फिर कौमी आवाज़, फिर संगम। इतने सारे क्या हैं, संगम शायद अभी भी चलता है, आई डोंट नो। तो इतने सारे उर्दू के समाचार पत्र हैं। फिर से पढ़ दे रहा हूँ। साथी 1989 में आया था। सदा ए आम 1942 में आया था। रहराड़ ये आया था 1969 में। सदाकत फिर इतिहाद ए वतन ये आया था 1946 में। कौमी तंजीम ये आया था 1964 में। उसके बाद पिंडार आया, कौमी आवाज़ आया, संगम आया। इतने सारे क्या हैं, ये हिंदू के दैनिक मतलब न्यूज़पेपर है, समाचार पत्र है। अब बात करते हैं पत्रिकाएं। पत्रिकाएं का मतलब क्या होता है, एक तरह का बुक की तरह होता है, उसको बोलते हैं पत्रिकाएं। जैसे सखी सहेली टाइप का होता है ना, उस टाइप की पत्रिकाएं। तो पत्रिकाओं के नाम दिया हुआ, प्रकाशन स्थल दिया हुआ है, कहाँ से कौन से चाहता है। हिंदी पत्रिकाओं की बात करते हैं पहले, हिंदी में कौन कौन पत्रिकाएं चलती थी, ठीक है। और सब के सब देखो, ये ध्यान रखना, हिंदी पत्रिका भी सबके सब कहाँ पटना के अंदर नहीं चलेगा। तो हमको सिर्फ क्या याद रखना, पत्रिका का नाम और ईयर ना याद रखना। सब के सब मासिक ही हैं, मंथली ही आता था, पत्रिका जो है मंथली आता था। तो पहला क्षत्रिय पत्रिका ये आया था 1981 में। फिर लक्ष्मी आया था, लक्ष्मी जो आया था 1903 में आया था। बालक आया था 1926 में। युवक आया था, युवक आया था 1929 में। फिर भूदेव आया था 1933 में। आरती आया था 1940 में। और क्या लिखा हुआ, पारिजात, पारिजात जो आया था 1946 में आया था। ये देखो आज़ादी से पहले, सब के सब आज़ादी से पहले। गेस करा आपने, ये जितने पत्रिकाओं का मैंने नाम लिया सब आज़ादी से पहले ऑलरेडी आ चुका है। ये आज़ादी के पूर्व लिखा हुआ भी था, देखो। तो आज़ादी के वो इतना ही पत्रिकाएं चलती थी बिहार के अंदर। क्षत्रिय पत्रिका, लक्ष्मी, बालक, युवक, भूदेव, आरती और पारिजात। क्षत्रिय पत्रिका आया 81 में, लक्ष्मी आया 1903 में, बालक आया 26 में, युवक जो आया 1929 में, भूदेव आया 1933 में, ये आया 1940 में, और पराजित जो आया ये 46 में आया, ठीक है।
स्वतंत्र होने के बाद बिहार के अंदर कौन कौन सी पत्रिकाएं चली, वही सब हिंदी की। तो बात करते हैं, पहला ज्योत्सना आई, आज़ादी के होते ही अगले साल क्या आई, ज्योत्सना आई, ये भी मासिक के थे पटना के अंदर। सब ये भी सब क्या हो, पटना के अंदर ही चलेगा, ठीक है। तो ज्योत्सना आई 1948 में। नई धारा जो आई 1950 में। चुन्नू मुन्नू देखो आया, चुन्नू मुन्नू आया 1950 में। अवंतिका आया, अवंतिका जो आया ये 1952 में आया। पाटल जो आया, पाटल जो आया ये भी आया 1952 के अंदर, ठीक है। 1952 में दो आया, अवंतिका पाटल। फिर है आनंद डाइजेस्ट, आनंद डाइजेस्ट जो है ये आया 1979 में। अवकाश जो आया ये आया 1979 में। जनमत जो आया 1981 में। और शिक्षा डाइजेस्ट जो आया ये आया 1984 में। नेक्स्ट बात करते हैं नई शिक्षा। नई शिक्षा भी जो आई ये 1990 में आया। देखो मैं इतना सारा तो बकवास कर रहा हूँ, इतना सारा नाम बोल रहा हूँ। देखो सिर्फ संग्रहालय का नाम पढ़ना था, इसको याद रखना होगा। और जितने भी हिंदी के हैं, अंग्रेजी के हैं, ये सब कुछ नहीं याद रखो, सिर्फ ये याद रखो कि पहला बार कौन आया था, पहली बार कौन न्यूज़पेपर आया था, बस। हिंदी में कौन पहली बार आया था, अंग्रेजी में कौन पहली बार आया था, और उर्दू में कौन पहली बार आया था, ठीक है। उसी पर यहाँ पे अगर हिंदी पत्रिकाएं अगर पढ़ रहे हो तो सारा रटना कोई ज़रूरी नहीं, कोई एकदम नहीं रटो, क्योंकि एग्जाम में आते भी नहीं है। रटना सिर्फ ये है, सिर्फ कि पहला बार कौन आया था, पहला बार पत्रिका कौन था, आज़ादी से पहले कौन आया था पहली बार, और आज़ादी के बाद पहली बार कौन। जैसे कि यहाँ ज्योत्सना जो आज़ादी के तुरंत बाद आया, तो इसको याद रखोगे। और फिर यहाँ पे क्षत्रिय को आप याद रखो, बस दो ही याद रखो, समझ गए। सारा नहीं रटना, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए मैं पढ़ दे रहा हूँ। आगे देख लेते हैं, संस्कृत की पत्रिकाएं की बात करते हैं। तो संस्कृत में भी आई थी पत्रिका, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो लेकिन इसमें भी सिर्फ सब नहीं याद रखना, सिर्फ फर्स्ट वाला याद रखना है जो पहली बार आया था। जैसे कि 1978 में आया था, विद्यार्थी के नाम से आया था। फिर ये भी ध्यान देना है कि सारे के सारे ये पटना के अंदर है, सिर्फ एक को छोड़ के, एक है जो मुंगेर में भी लॉन्च हुआ था, ठीक है। देववाणी करके, देववाणी जो है ये भी मासिक पत्रिका है, और ये मुंगेर के अंदर आया था 1960 में। और किस लैंग्वेज की है, संस्कृत की है, ठीक है। तो ध्यान देना थोड़ा। इसके अलावा सबके सब पटना में है, और एक आरा में है। देखो आरा के अंदर है, आरा में कौन, अक्षकम, अक्षकम ये छमाही पत्रिका था, यानी कि 6 महीने पे एक दिन आता था। ये 1988 में आया था। तो जो अलग अलग उसको पहले याद रख लो। मुंगेर में आया था देववाणी, ये मासिक पत्रिका था, 1960 में आया था। आरा में आया था अक्षकम, ये छमाही पत्रिका था, ये आया था 1988 में। सबके सब क्या है, संस्कृत में। बाकी पढ़ते हैं, विद्यार्थी जो है ये भी मासिक था, ये आया था 1878 में। फिर है धर्मनीति तत्वम, धर्मनीति तत्वम आया था 1980 के अंदर। और उसके बाद मित्रम आया था, मित्रम में जो है एक कैसा है, ये त्रैमासिक है, यानी कि 3 महीना पे एक दिन आता था, ये आया था 1918 में आया था। संस्कृत संजीवनम, संस्कृत संजीवनम जो आया था ये भी क्या है, त्रैमासिक है, 3 महीने पे चलता था, ये आया था 1940 में आया था। और देववाणी तो ऑलरेडी बचा चुके हैं, 1960 में आया था। फिर है पाटल श्री, पाटल श्री जो आया था ये भी त्रैमासिक है, ये आया था 1966 में। भारती ये है मासिक, ये आया था 1988 में। और अक्षिका में जो है ये आया था 1988 में, आरा के अंदर। तो इसमें सिर्फ एक याद रखो, ठीक है। सब में एक याद रखो जो पहले आया, बस कुछ ज़्यादा नहीं। ये है साप्ताहिक पत्रिकाएं। इसके अलावा भी पत्रिकाएं, सबका नाम मैं पढ़ रहा हूँ, इसको याद रखना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। पटना के अंदर चला है, भागलपुर के अंदर सिर्फ एक है, ठीक है। जैसे पीयूष प्रवाह करके एक हिंदी पत्रिका है, जो कि 1986 में आया था, भागलपुर में सिर्फ चलता था। बाकी जितनी पत्रिकाएं होगी ये साप्ताहिक पत्रिकाएं, और सबके सब पटना में ही चलेगी। जैसे कहते हैं अलपंच जो आया था, इसमें भी क्या आपको याद रखना, एक ही याद रखना, पहली बार आया था। जैसे कि अलपंच याद रखना है आपको, कि अलपंच जो है पहली पत्रिका थी, साप्ताहिक पत्रिका, जो कि उर्दू में थी, ठीक है। अलपंच आया था 1855 में। बिहार बधू हिंदी में आया था 1974 में, सॉरी 1874 में। पीयूष प्रवाह हिंदी में है 1886 में, ये भागलपुर में आया। देश आया हिंदी में था, 1919 में आया था। तरुण भारत ये हिंदी में था, 1921 में आया था। और फिर है गोलमाल, ये आया था हिंदी में, 1924 में आया था ये। महावीर आया था 1926 में, हिंदी लैंग्वेज। किशोर, किशोर 1938 में। हुंकार हिंदी 1940 में। अग्रदूत हिंदी 1942 में। लोकास्था 1974 में। मदरलैंड अंग्रेजी में, ये इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजी वाला भी याद रखिएगा, अंग्रेजी की साप्ताहिक पत्रिका एक सिर्फ ये भी याद रखिएगा। तो मदरलैंड अंग्रेजी में आया था पटना के अंदर। फिर पटना टाइम्स जो है अंग्रेजी में आया था, ये भी पटना के अंदर। फिर जनादेश 1990 में आया था, और क्या लिखा हुआ है, धर्मायन, धर्मायन जो है ये आया था 1990 के अंदर। तो सब याद रखना बिल्कुल जरूरी नहीं, सिर्फ पहला याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। ज़्यादा एक्स्ट्रा डोज नहीं लेना हमको, सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए मैं पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है। और जो बोल रहा हूँ सिर्फ वो याद रखो। बिहार के समाचार पत्रों की वर्तमान में कौन कौन से, ये इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में कुछ चल सकता है, वर्तमान में जानना इंपॉर्टेंट है, क्यों, इन्फॉर्मेशन के लिए भी और ऐसे भी जानना भी जरूरी है, ठीक है। पीछे वाला को भुला दो, कोई दिक्कत नहीं है, वर्तमान जानो। हिंदी में भी फिलहाल में क्या चल रहा है बिहार के अंदर, हिंदुस्तान चलता है, आज चलता है, आर्यवर्त चलता है, दैनिक जागरण चलता है, अमृत वर्षा भी चलता है, प्रभात खबर चलता है, राष्ट्रीय सहारा चलता है, और दैनिक भास्कर चलता है। क्लियर है। हिंदुस्तान, आज, आर्यवर्त, दैनिक जागरण, अमृत वर्षा, प्रभात खबर, राष्ट्रीय सहारा,
और दैनिक भास्कर। बहुत सारे लोग जानते होंगे, इतना पेपर चलता भी नहीं, लेकिन चलता है ऑलरेडी, ठीक है। अंग्रेजी में भी चलता है, अंग्रेजी में आपको हिंदुस्तान टाइम्स मिल जाएंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया मिल जाएगा और इंडियन नेशन मिल जाएगा। 3 जो है पत्रिका आपको अंग्रेजी मिल जाएंगे बिहार के अंदर। उर्दू के आपको सिर्फ एक मिलेगा, राष्ट्रीय सहारा जो है ये उर्दू पत्रिका है। क्लियर है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं, बिहार के प्रमुख पुस्तकालयों की बात कर रहा है, तो पुस्तकालय में पढ़ लेते हैं कौन कौन सा पुस्तकालय है, ये भी पढ़ने लिखने से चीज़ें हैं रिलेटेड। तो पहला पुस्तकालय जो है, पुस्तकालय इंपॉर्टेंट है। पुस्तकालय जहाँ क्या होता है, पुस्तकों का भंडार होता है, जहाँ आप जाकर पढ़ाई कर सकते हो, उसके बारे में जान सकते हो, जो भी किताबें हैं सब आपको मिल जाएगी, है कि नहीं। तो सिन्हा लाइब्रेरी आपको मिल जाएगा पटना के अंदर। देखो मैक्सिमम जो पुस्तकालय हैं पटना के अंदर ही हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट है पहले वो पढ़ लेते हैं। जैसे कि यहाँ देखा हुआ भरतपुर के अंदर एक है, फिर एक वैशाली के अंदर है, फिर एक नालंदा के अंदर है। ये 3 जो है अलग अलग लोकेशनों पे हैं। इसके अलावा जितने पुस्तकालय होंगे सब पटना में होंगे, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं भरतपुर वाले। तो श्री गोपाल नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय है, ये भरतपुर के अंदर, श्री गोपाल नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय भरतपुर। फिर वैशाली वाला देख लो, शारदा सदन पुस्तकालय, ये लालगंज में है, वैशाली के अंदर, लालगंज वैशाली, शारदा सदन पुस्तकालय, ठीक है। नालंदा में कौन सा लाइब्रेरी है, श्री हिंदी लाइब्रेरी, श्री हिंदी लाइब्रेरी, क्या नाम है, श्री हिंदी लाइब्रेरी। ये है सोहसराय, एक जगह है सोहसराय नालंदा के अंदर, वहाँ एक है, ठीक है। बाकी इसके अलावा जो पढ़ेंगे सब पटना में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हिंदी सिन्हा लाइब्रेरी पटना, उर्दू लाइब्रेरी पटना, गेट पब्लिक लाइब्रेरी गर्दनी बाग के अंदर है पटना, गेट पब्लिक लाइब्रेरी नाम है इसका, ठीक है। फिर है खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, ये भी है क्या पटना के अंदर। फिर है बिहार हितैषी पुस्तकालय, बिहार हितैषी यानी कि बिहार के हित के लिए, कितना अच्छा नाम है, बिहार हितैषी पुस्तकालय, ये भी है पटना में अंदर। और है मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय, ये भी क्या है पटना के अंदर, यहाँ भी पुस्तकालय है। बिहार राज्य अभिलेखागार, बिहार राज्य अभिलेखागार को भी पुस्तकालय की दर्जा दी गई, ये भी कहाँ है पटना के अंदर है, ठीक है। तो बिहार राज्य अभिलेखागार, फिर से पढ़ दे रहा हूँ, सिन्हा लाइब्रेरी पटना, उर्दू लाइब्रेरी पटना, श्री गोपाल नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय भरतपुर, गेट पब्लिक लाइब्रेरी गर्दनीबाग पटना, शारदा सदन पुस्तकालय लालगंज वैशाली, खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना, श्री हिंदी लाइब्रेरी सोहसराय नालंदा, बिहार हितैषी पुस्तकालय पटना, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय पटना, बिहार राज्य अभिलेखागार पटना। क्लियर है। तो सिर्फ मुझे लगता है आज इतना ही पढ़ते हैं। आगे जो बिहार के बहुत अभिवेशन अभियान है इसके बारे में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जो आप आज आपने पढ़ा है उसको ठीक से रिवाइज कर लीजिए, और पिछले क्लास में जो हम पढ़ाए हैं उसको भी रिवाइज कर लेना, ठीक है। ये हम क्या पढ़ रहे थे हम लोग, बिहार का विविध यानी कि सामान्य ज्ञान पढ़ रहे थे, मिसलेनियस वाला पार्ट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।